जय हिंद प्यारे साथियों। बच्चों, मैं आपके सामने आज यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं और मुझे यह उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर चल रही है। जैसा माना जा रहा है कि यूपी पुलिस का जो री एग्जाम है वो जुलाई में संभावित है, तो आप उसको टारगेट रखते हुए तैयारी करें। और हमने भी जुलाई माह कोई संभावित री एग्जाम की डेट माना है और हम उसी आधार पर आपके सामने प्रैक्टिस लेकर हाजिर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का आपके सामने हाजिर है और 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है बच्चों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। सेकंड ऑप्शन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। थर्ड ऑप्शन है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम और फोर्थ ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शामिल किया गया था। किसके तहत? 1992 के तहत शामिल किया गया था। और जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आप सब लोग जानते हो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और जो 11वीं अनुसूची है यह मेरे प्यारे बच्चों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्लियर है बच्चों? अब अगर बात की जाए तो 74वें जो सेकंड ऑप्शन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, तो बच्चों यह भी 1992 में ही हुआ था। कहीं कहीं आपको 93 लिखा मिल जाता है, कहीं कहीं 93 लिखा मिल जाएगा, लेकिन उसे नहीं, ये इसको ही प्रॉपर सही माना जाता है। और जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो जोड़ा गया था वो बच्चों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और बच्चों मैं आपको बता दूं, जो 12वीं अनुसूची है यह नगर पालिकाओं से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? नगर पालिका से संबंधित थी। क्लियर है बच्चों? अब अगर बात की जाए तो थर्ड ऑप्शन आपके सामने के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात की जाए तो यह 1985-86 की बात है। क्लियर है बच्चों? 1985-86। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बच्चों 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। कौन सी अनुसूची थी? 10वीं अनुसूची थी। और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है कि जैसे कोई भी विधायक या सांसद पहले किसी दल में था और अगर वह दल बदल कर किसी दूसरे दल में जाता है तो उससे संबंधित कुछ प्रावधान है कि किस आधार पर उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी और किस आधार पर नहीं होगी। यदि बात की जाए तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम बच्चों 1951 में लाया गया था। कब? 1951 में लाया गया था। और इसके तहत ही, इस प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत बच्चों 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। किसको? 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। और जो 9वीं अनुसूची है बच्चों यह भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से संबंधित थी। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने 25 अप्रैल। ऑप्शन सेकंड आपके सामने है 24 अप्रैल। ऑप्शन थर्ड आपके सामने है 2 दिसंबर और ऑप्शन 4 आपके सामने है 16 सितंबर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और अगर बात की जाए 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल को बच्चों राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और यह बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि 2 दिसंबर की बात की जाए बच्चों,
तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्यावरण, 2 दिसंबर की यदि बात की जाए बच्चों तो राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। क्लियर है बच्चों? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है बच्चों? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि 16 सितंबर की बात की जाए तो बच्चों विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को बच्चों मनाए जाती है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन फर्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन फर्स्ट, अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन सेकंड है, सूचना का अधिकार, ऑप्शन थर्ड है, और वोट देने का अधिकार, ऑप्शन 4 है। तो बच्चों आप सब लोग जानते हो कि इस समय हमारे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव एक वोट के माध्यम से आप लोग अपने सांसद को चुनेंगे और वही फिर बाद में प्रधानमंत्री का निर्धारण करेंगे। तो यह बहुत ही बड़ा पर्व है लोकतांत्रिक देश के मद्देनजर अगर देखा जाए तो वोट देना बहुत बड़ा अधिकार है और आप सब अपने इसका प्रयोग करें। क्लियर है बच्चों? अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, वोट देने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है बच्चों। क्या? वोट देने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो वोट देने का जो अधिकार है वो मूल अधिकार ही नहीं है। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार मूल अधिकार है और सूचना का अधिकार भी बच्चों मूल अधिकार है। और ये तीनों ही मूल अधिकार जो दिए गए हैं वो आर्टिकल 19 से संबंधित हैं। वोट देने का अधिकार की यदि बात की जाए तो जब ये मूल अधिकार नहीं है तो कौन सा अधिकार है, ये भी तो चर्चा का विषय है। तो यह एक कानूनन अधिकार है। क्या है? ये एक कानून का अधिकार है बच्चों। क्या अधिकार है? कानून या विधि का अधिकार है। जो बच्चा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वह वोट दे सकता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्लियर है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें WC बनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? WC बनर्जी। सेकंड ऑप्शन आपके सामने है बदरुद्दीन तैयब जी। थर्ड ऑप्शन आपके सामने है जॉर्ज यूल और ऑप्शन 4 आपके सामने है सरोजनी नायडू। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब आपको बता दूं बच्चों में कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। क्लियर है बच्चों? कब हुई थी? 1885 में हुई थी। उस समय अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था बच्चों वह लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। क्लियर है बच्चों? कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे। जो ये गवर्नर जनरल थे इनका टाइम पीरियड था 1884 से लेकर बच्चों 1888 तक थे। अब अगर बात की जाए तो जो गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड डफरिन था और जो इसकी स्थापना की गई थी 1885 में और जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बच्चों में आपको बता दूं कि यह मुंबई में हुआ था। वैसे तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कहाँ हुआ था? मुंबई में। लेकिन और पूछा जाए तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्लियर बच्चों? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था जहां पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजन हुआ
था। क्लियर है बच्चों। और इस प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर कांग्रेस के संस्थापक की बात की जाए बच्चों, कांग्रेस के संस्थापक की बात की जाए तो जो कांग्रेस के संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे बच्चों? ए.ओ. ह्यूम थे। क्लियर है, कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम की यदि बात की जाए तो ये ए.ओ. ह्यूम थे और ए.ओ. ह्यूम ही इसके संस्थापक थे। क्लियर है बच्चों। अब अगर बात की जाए तो ये एक इसमें सेकंड ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी। तो मैं आपको बता दूं जो बदरुद्दीन तैयब जी थे तो जो अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ बच्चों। दूसरा अधिवेशन की यदि बात की जाए तो कलकत्ता में होता है जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे 1886 में। फिर 1887 में मद्रास में, कहां पर? मद्रास में अधिवेशन होता है। कहां पर होता है? 1887 में मद्रास में अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन के बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है आप लोगों को कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो प्रथम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। प्रथम कांग्रेस के अगर कोई मुस्लिम अध्यक्ष बने तो बदरुद्दीन तैयब जी थे और वो 1887 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। क्लियर है बच्चों। यदि जॉर्ज यूल की बात की जाए तो इलाहाबाद या प्रयागराज में, आज का प्रयागराज पहले इलाहाबाद हुआ करता था, तो इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1888 में। कब हुआ था? 1888 में। और जॉर्ज यूल वहां पर अध्यक्ष थे। और बच्चों मैं आपको बता दूं जॉर्ज यूल की खासियत यह थी कि जॉर्ज यूल जो थे यह प्रथम, जॉर्ज यूल क्या थे बच्चों? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और ये पूछे जाते हैं। और ये जो जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ मेरे प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं वो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए और उसको फिर इस आधार पर तैयार किया जा रहा है कि वह आगे भी संभावना है कि जो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब अगर बात किया तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल हो गए जो इलाहाबाद के अधिवेशन में अध्यक्ष थे। और सरोजिनी नायडू की बात की जाए बच्चों तो यह कानपुर का अधिवेशन हुआ था। आप सब लोग जानते हो कि कानपुर का अधिवेशन हुआ था 1925 में और ये उस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय, याद रखना, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हैं, लेकिन यदि प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पूछा जाए बच्चों तो वो आप सब लोग जानते हो एनी बेसेंट थी। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सरोजिनी नायडू की यदि बात की जाए तो यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्लियर है बच्चों। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी आपकी सरोजिनी नायडू। जबकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बच्चों नहीं पर ध्यान देना। कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 सही हैं और 1 सही नहीं है, उसके बारे में ही यहां पर ध्यान देना है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो आला है, आला किस उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है या किस एरिया से संबंधित है? बिरहा है जो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है या नहीं? कजरी है वह रुहेलखंड से संबंधित है या नहीं? या चैता है अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र से संबंधित है या नहीं? ये मैं बच्चों बता दूं आपको कि यह जो आला है बुंदेलखंड से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। बिरहा है जो वह पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है। कजरी ऑप्शन थर्ड है आपके सामने, रुहेलखंड। और चैता ऑप्शन 4 है अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र। तो मैं बता दूं बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। कौन सा है? ऑप्शन थर्ड है। जो कजरी है वो रुहेलखंड में न होकर मिर्जापुर में है। कहां पर है बच्चों? मिर्जापुर में। यह जो कजरी है यह मिर्जापुर में काफी फेमस नृत्य हुआ करता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
ऋग्वेद के ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन फर्स्ट है होता, ऑप्शन सेकंड है उद्गाता, ऑप्शन थर्ड है ब्रह्म, ऑप्शन फोर है अधर्व्यू। तो बच्चों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है, होता ही ऐसा पुरोहित था जो ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण कराता था। क्लियर है बच्चों। अब अगर बात की जाए तो उद्गाता ऐसा पुरोहित था जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण कराता था। क्लियर है, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण कराने वाला, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण कराने वाला पुरोहित कौन था बच्चों? तो वह उद्गाता था। क्लियर है, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण कराने वाला पुरोहित उद्गाता होता था। यदि ब्रह्म की बात की जाए बच्चों तो यह अथर्ववेद, कौन सा वेद? अथर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण कराने वाला, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण कराने वाला पुरोहित जो होता था वो कौन होता था बच्चों? वह ब्रह्म होता था। और अधर्व्यू की बात की जाए तो बच्चों यजुर्वेद, कौन सा वेद? यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण कराने वाला, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण कराने वाला पुरोहित कौन होता था? तो वह अधर्व्यू होता था। क्लियर है बच्चों, चारों वेदों के पुरोहित आपके सामने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था। क्लियर है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया? ब्राह्मणों पर। हमेशा आप याद रखो कि जब तक आप क्वेश्चन को सही तरह से समझ नहीं पाओगे आप क्वेश्चन को सही कर नहीं पाओगे। कभी कभी आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग क्वेश्चनों को जानते हैं लेकिन उनका उत्तर कभी कभार गलत दे देते हैं, और उस गलत आंसर देने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं होता है, भले एक छोटा सा ही कारण होता है, और वह यह होता है कि आप उस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं या पूरी तरह से उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहां पर क्या पूछा? ब्राह्मणों पर सबसे पहले, ब्राह्मणों की बात की जा रही है, ये नहीं पूछा जा रहा कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था। तो आइए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन फर्स्ट है गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सेकंड है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन थर्ड है बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन फोर है मोहम्मद बिन कासिम। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था और इसने ही ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। यह सबसे पहले बात की जाए जनरली तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, आप सब लोग जानते हो कि 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था सिंध वाले क्षेत्र में, और मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में प्रथम बार जजिया कर लगाया था। क्लियर है बच्चों, भारत में प्रथम बार जजिया कर किसने लगाया था? भारत में प्रथम बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। क्लियर है बच्चों। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ब्राह्मणों पर, यहां पर क्या पूछा गया? ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक है। यहां पर अगर बात किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया, उसी दौरान इसने जजिया कर लगाया था। और जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने बच्चों, महिलाओं, कौन कौन छोड़ दिया था? इसने बच्चों को छोड़ दिया था, बच्चों पर नहीं लगाया था, महिलाओं पर नहीं लगाया था, महिलाओं पर नहीं लगाया था, और ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। ये तीन लोग इसने छोड़ दिए थे जिन पर जजिया कर नहीं लगाया था, जजिया कर नहीं लगाया था। क्लियर है बच्चों, जजिया कर नहीं लगाया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने इन तीन लोगों को छोड़कर सभी पर लगाया था। और जजिया कर कुछ और नहीं था बल्कि बच्चों जजिया कर एक प्रकार का ऐसा कर था जो गैर मुस्लिमों पर लगने वाला था। क्या था ये? गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर था। क्लियर है बच्चों, जो मुस्लिम नहीं थे उन पर लगाया था, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर जजिया कर कहलाता था।
क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड प्रोसा तुगलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो किसका नारा था या किसने कहा था? ऑप्शन फर्स्ट है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सेकंड है दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन थर्ड है स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन फोर है रामकृष्ण परमहंस। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। आप इस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित एक दो पॉइंट और है। 1875 में एक आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। बहुत पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और जो आर्य समाज है यह मुंबई में थी। कहाँ थी? बंबई में थी। क्लियर है बच्चों? उसके अलावा यदि बात की जाए तो एक इनकी काफी फेमस पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश इनकी फेवरेट बुक थी, जो बहुत पूछी जाती है एग्जाम में कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है? तो वह भी स्वामी दयानंद सरस्वती की है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपके सामने हाजिर। भारत में लौह अयस्क, बच्चों इसमें क्या है? भारत में लौह अयस्क के निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? क्लियर है? लौह अयस्क की बात की गई है। किसकी बात की गई है? लौह अयस्क की बात की गई है। लौह अयस्क की बात की जाए बच्चों तो लौह अयस्क चलो लौह अयस्क पूछा गया है। लौह अयस्क के निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, लौह अयस्क जो पाया जाता है किस प्रकार की शैलों में या किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, यह इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है धारवाड़, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है कोडप्पा, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है गोंडवाना, और ऑप्शन फोर आपके सामने है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्रमुखतः लौह अयस्क या खनिजों की दृष्टि से देखा जाए कि खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टान किस क्रम की हैं? तो धारवाड़ क्रम की ही है। लौह अयस्क के साथ साथ इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज और भी पाए जाते हैं। यह हम लोग कह सकते हैं कि खनिज संसाधन की दृष्टि से धारवाड़ चट्टान बहुत ही रिच है या समृद्ध है। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर धारवाड़ है। अब अगर बात की जाए तो इसमें कोडप्पा है, गोंडवाना है। तो गोंडवान क्रम की चट्टानों जो फेमस हैं वह मैं आपको बता दूं कोयला के लिए फेमस है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयला की दृष्टि से कौन सी चट्टान रिच है या समृद्ध है या किस प्रकार की चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। बच्चों कोडप्पा की भी बात की जाए तो कोडप्पा भी थोड़े से खनिज संसाधनों से ही यह भी समृद्ध है, लेकिन सबसे अधिक खनिज संसाधनों की दृष्टि से धारवाड़ है और उससे थोड़ी सी कम कोडप्पा है। क्लियर है बच्चों? गोंडवाना तो कोयला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टान है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है, मतलब कहां स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है रामपुर में, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है प्रयागराज में, और ऑप्शन थर्ड आपके सामने है लखनऊ में, और ऑप्शन फोर आपके सामने है गोरखपुर में। तो बच्चे मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट रामपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, और जो इसका अन्य नाम है वह है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। क्या है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो यह भी रामपुर में है। यह क्वेश्चन पूछा जाए
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, तो यह भी रामपुर में स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला एक ही बात है। यदि बात की जाए बच्चों तो लखनऊ में फेमस है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। कौन सी? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है, तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है बच्चों, यह आपके लखनऊ में है। क्लियर है बच्चों। यदि बात की जाए वीर सिंह बुंदेला, एक और है गोरखपुर में है वीर सिंह बुंदेला नक्षत्रशाला। वीर सिंह बुंदेला नक्षत्रशाला, वीर सिंह बुंदेला नक्षत्रशाला कहाँ है बच्चों, तो वीर सिंह बुंदेला नक्षत्रशाला आपकी गोरखपुर में है। और अगर बात की जाए प्रयागराज में, तो प्रयागराज में जवाहर सिंह नक्षत्रशाला है बच्चों। कौन सी है? जवाहर सिंह नक्षत्रशाला कहां पर है, तो जवाहर सिंह नक्षत्रशाला बच्चों आपकी प्रयागराज या इलाहाबाद में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रामपुर ऑप्शन फर्स्ट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला आपकी रामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है या था? ऑप्शन फर्स्ट जनवरी 2008 में, ऑप्शन सेकंड फरवरी 2008 में, ऑप्शन थर्ड नवंबर 2008 में और ऑप्शन फोर दिसंबर 2008 में। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर नवंबर 2008 है। क्लियर है। जिसका जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है वह 4 नवंबर, क्लियर है बच्चों, 4 नवंबर 2008 को, 4 नवंबर 2008 को आपकी जो गंगा थी उसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। क्लियर है बच्चों। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? नवंबर 2008 में। जहां तक मुझे संभावना है 4 नवंबर 2008 को ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। इसमें यह पूछा गया है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता कि अष्टप्रधान क्या था, तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। क्लियर है बच्चों। पहला तो यही है कि अष्टप्रधान क्या थी, तो अष्टप्रधान बच्चों मंत्री परिषद थी। क्लियर है। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अब क्वेश्चन यह पूछा गया है कि यह किसके समय थी, तो गुप्त प्रशासन में, ऑप्शन सेकंड है विजयनगर प्रशासन में, ऑप्शन थर्ड है बच्चों चोल प्रशासन में और ऑप्शन फोर है मराठा प्रशासन में। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है बच्चों, मराठा प्रशासन में। क्लियर है। मराठा प्रशासन में यह शिवाजी ने इसकी शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? शिवाजी ने एक मंत्री परिषद रखी थी और जो मंत्री परिषद थी उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान इसलिए कहा जाता था कि इसमें 8 मंत्री होते थे। क्लियर है। इसमें क्या होते थे? इसमें अष्टप्रधान में जो थी ये मंत्री परिषद, इसमें 8 विभिन्न प्रकार के मंत्री होते थे। क्लियर है। विदेश मंत्री आपका, चाहे प्रधानमंत्री था उस समय, आपका धर्म से संबंधित मंत्री था, इसमें बहुत सारे 8 मंत्री थे और उसी को अष्ट प्रधान कहा जाता था। और जो अष्ट प्रधान थी वो मंत्रियों के तरह कार्य करती थी, इसलिए उसे मंत्री परिषद कहा गया और यह मराठा साम्राज्य से संबंधित थी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। क्लियर है। इसमें यह पूछा गया कि जो प्रमाणित बीज होते हैं उन थैलों पर किस प्रकार का रंग होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है बच्चों नीला, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है सफेद, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है बैंगनी और ऑप्शन फोर आपके सामने है सुनहरा पीला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ऑप्शन फर्स्ट है नीला। क्लियर है। जो प्रमाणित बीज के थैले होते हैं उन पर नीला रंग का वह थैला होता है या उन पर नीला रंग लगा होता है। क्लियर है बच्चों। अब अगर बात की जाए तो जो सफेद कलर लगा होता है वह आधार बीज पर लगा होता है। किस पर लगा होता है? एक आधार बीज भी होते हैं, बेस सीड्स होते हैं जिन पर सफेद रंग का थैला होता है। कहने का मतलब यदि सफेद रंग का थैला है तो उसमें ये मानो आप लोग के आधार बीज उसमें रखे गए हैं। यदि सुनहरे पीले की बात की जाए तो एक सीड्स और होते हैं जिन्हें हम प्रजनन सीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन सीड्स या प्रजनन बीज कहते हैं। यदि इस प्रकार के बीज किसी थैले में रखे हुए हैं
तो उस थैले का कलर सुनहरा पीला होता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आपके सामने है सर्व कर। ये टैक्स का नाम है। सर्व कर किस पर लगाया जाता था या है नहीं, पहले लगाया जाता था ये। और ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है व्यापार पर, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है सिंचाई पर, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है गैर मुसलमानों पर, और ऑप्शन फोर आपके सामने है उद्योगों पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, सिंचाई पर यह एक कर लगाया जाता था। और जो सर्व कर था ये तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने शुरुआत की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक वंश के एक शासक हुआ करते थे, उन्होंने ही सर्व कर लगाया था। क्लियर है बच्चों। सर्व कर क्या था? एक सिंचाई पर लगने वाला कर था जिसे तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट आपके सामने है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। कौन सा? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की यदि बात की जाए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है चिराग चंद्रशेखर सेठी, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है सात्विक साईराज, ऑप्शन थर्ड है इन दोनों को, और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। कौन सा है? ऑप्शन थर्ड है, इन दोनों को ही 2023 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला था। और जो राष्ट्रीय पुरस्कार खेल पुरस्कार था यह 2023 का 2024 में मिलता है जनवरी में। जनवरी 2024 में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बच्चों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की यदि बात की जाए तो आप सब लोग जानते हो कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है इसका जो दूसरा नाम है, पहले तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार होता था, अब इनका नाम क्या होता है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी होता है। क्या होता है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी होता है। क्लियर है बच्चों। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता है, इसका नाम पहले राजीव खेल पुरस्कार होता था, लेकिन अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार होता है। और इन खेलों की जो शुरुआत की गई थी वो 1991-92 से की गई थी। क्लियर है बच्चों। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। एक मानद पत्र दिया जाता है। क्लियर है बच्चों। एक मानद पत्र 25 लाख रुपए इस पुरस्कार में दिए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जहां प्लासी का युद्ध हुआ था वह मैदान या प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है बिहार में, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है उड़ीसा में, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है आंध्र प्रदेश में, और ऑप्शन फोर आपके सामने है पश्चिम बंगाल में। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है। पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, वह स्थान पड़ता है। तो प्लासी का युद्ध की यदि बात की जाए बच्चों, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। और आप सब लोग जानते हो कि यह बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, मुख्यतः बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य हुआ था। क्लियर है बच्चों। नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य हुआ था। क्लियर है बच्चों। अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता भी पूछा जाता है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता था वह बच्चों रॉबर्ट क्लाइव ही था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बहुत पूछा जाता, रॉबर्ट क्लाइव था। क्लियर है। अब अगर बात की जाए तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसका मैदान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, यह नदिया जिले, पश्चिम बंगाल का एक नदिया जिला है, पश्चिम बंगाल का नदिया जिला है, वहां पर यह स्थित है। क्लियर है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में
प्लासी का युद्ध हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खंजर संयुक्त अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? ऑप्शन फर्स्ट है भारत और नेपाल, ऑप्शन सेकंड है भारत और किर्गिस्तान, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है भारत और अमेरिका, और फोर्थ ऑप्शन है भारत और इंग्लैंड। तो बच्चों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर संयुक्त अभ्यास होता है। क्लियर है। अब इन फर्स्ट ऑप्शन की बात की तो भारत और नेपाल के मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, वो है सूर्यकिरण। क्लियर है। बहुत पूछा जाता है कि सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास किस किस के मध्य होता है, तो भारत और नेपाल के मध्य होता है। यदि भारत और अमेरिका के मध्य की बात की जाए तो एक तो कोप नाम से होता है, एक कोप नाम से होता है, एक युद्ध अभ्यास ही नाम है उसका, एक जो होता है उसका नाम युद्ध अभ्यास ही है। युद्ध अभ्यास है जो युद्ध अभ्यास नाम से ही होता है, जैसे कोप नाम से होता है एक युद्ध अभ्यास, एक युद्ध अभ्यास के नाम से युद्ध अभ्यास होता है। और भारत और इंग्लैंड की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, भारत और इंग्लैंड की जो रॉयल सेना होती है उसके मध्य जो होता है वो होता है आपका, एक तो होता है कोकड़ होता है, कोकड़ होता है जो बहुत ही फेमस है। क्लियर है। सूर्यकिरण, कोप और युद्ध अभ्यास दोनों भारत अमेरिका के मध्य होते हैं, भारत और इंग्लैंड के मध्य कोकड़ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आपके सामने है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है अतिचराई द्वारा, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है वनारोपण द्वारा, और ऑप्शन फोर आपके सामने है पक्षियों की संख्या में वृद्धि करके। तो बच्चों सबसे पहली बात तो यह कि मृदा अपरदन होता क्या, मृदा अपरदन होता क्या? तो मृदा का क्या होता है, मृदा अपरदन का मतलब ये होता है कि जहां पर मृदा होती है, जो मृदा होती है वह प्राकृतिक, भौतिक और रासायनिक कारणों से अपनी जो परत होती है वह उसका एक जगह से दूसरी जगह वह जाने लगती है। क्लियर है। मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा की ऊपर की परत का जहां पर मृदा थी वहां से उसका दूसरी जगह चला जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। और उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, भौतिक भी होता है, रासायनिक कारण भी होता है। क्लियर है। तो अब उसको कैसे रोका जा सकता है, अब उसको कैसे रोका जा सकता है? आपने देखा होगा कि पहाड़ी एरिया में मृदा, मिट्टी के बड़े बड़े ढेर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो अब वह यही पूछ रहा है कि मृदा अपरदन रोकने का इसमें से प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, वनारोपण द्वारा। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वनारोपण का मतलब यह होता है कि वनों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाना। आम भाषा में समझा जाए तो पेड़ों को अधिक मात्रा में लगाने से मृदा का अपरदन नहीं होगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान संशोधन। क्वेश्चन क्या पूछा गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवरण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन फर्स्ट है 368, ऑप्शन सेकंड है 280, ऑप्शन थर्ड है 110 और ऑप्शन फोर है 112। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 368। अनुच्छेद 368 या आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो बच्चों ली गई है वह साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। क्लियर है। कहां से ली गई है? साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से देश से ली गई है। और इसका विवरण भाग 20 में किया गया है। कहां पर किया गया है? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे देश में दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। क्लियर है बच्चों। अब अगर बात की जाए तो आर्टिकल 368 तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से हो गया, लेकिन 280 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 280 है, यह बच्चों वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। क्लियर है बच्चों। और इस समय 16वां वित्त आयोग है, हम चर्चा करेंगे अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। अनुच्छेद 110 की बात की जाए तो यह धन विधेयक से संबंधित है बच्चों। किससे संबंधित है? धन
विधेयक से संबंधित है। और अनुच्छेद 112 की बात की जाए बच्चों तो ये संबंधित तो बजट से है। किससे है? संबंधित तो ये बजट से है, लेकिन बच्चों भारतीय संविधान में बजट नाम का उल्लेख कहीं नहीं है। बजट नाम का उल्लेख कहीं नहीं है। क्लियर है? बजट नाम का उल्लेख कहीं नहीं है, बल्कि इसका जो 112 में जो विवरण है वह है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या दिया गया है अनुच्छेद 112 में? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर है बच्चों? वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 से संबंधित है। और बजट नाम का उल्लेख किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ऐसे नहीं कहा गया कि ये बजट है। बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, लेकिन हम उसे आम भाषा में या बोलचाल की भाषा में बजट तो शब्द ही प्रयोग करते हैं। क्लियर है बच्चों? जो ये आज की क्लास यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट बताएं और मुझे कुछ सुधार बताने के लिए बताएं कि इसमें क्या सुधार हो सकता है। क्लियर है बच्चों? जय हिंद।